हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज़ होने वाली चीज़ है जावास्क्रिप्ट के अंदर। लास्ट वीडियो अगर हमने अरेज वाली देखी होगी, उसके अंदर हमने फिल्टर यूज़ किया, हमने फाइंड यूज़ किया, हमने फॉर ईच यूज़ किया। वो सारे फंक्शंस थे। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन सबसे पहले कह लें कि बिल्डिंग ब्लॉक हो जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये है कि फंक्शंस रीयूज ब्लॉक ऑफ कोड होता है, यानी कि कोई भी ऐसा फर्स्ट करें ऑपरेशन हमने करवाना हो, जैसे कि हमने सम का ऑपरेशन करवाना हो। अगर हमें पता है कि सम का ऑपरेशन हमने करवाना हो तो हम दो वैल्यूज़ लेंगे, कोई भी फर्स्ट करें ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं 3, और सम करवाना तो हम इस तरह वेरिएबल डिफाइन करके ए प्लस बी करेंगे। आगे अगर हम इधर कंसोल लिखते हैं सम, तो ये हमें कंसोल में इसका टोटल सम बता देगा। 2 + 3 5 हो जाएगा। लेकिन सपोज करें यही ऑपरेशन हमने एक फाइल के अंदर या पूरे अपने कोड बेस के अंदर मल्टीपल जगह करना हो, तो क्या हर बार जाके हम ये वेरिएबल डिफाइन करेंगे, फिर हम उसका सम बनाएंगे, या माइनस होगा या मल्टीप्लिकेशन होगी, जो भी ऑपरेशन होगा वो इस तरह करेंगे। तो ये बड़ा रीयूजेबिलिटी जो है ना कंसेप्ट, ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। फंक्शंस क्या करता है, ये हमारा कोड को रीयूजेबल बना देता है। यानी कि एक बार हमने वो कोड लिखा और जहाँ पे भी हमने इसको यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे हम जाके इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसका तरीक़ेकार कुछ इस तरह है फंक्शन बनाने का। सिंटेक्स उसका कुछ यूँ है कि आपने लिखना है फंक्शन, आगे जो भी फंक्शन का नाम है, फंक्शन कीवर्ड, देन फंक्शन नेम। फर्स्ट के लिए हम चाह रहे थे सम ऑफ नंबर, चाह रहे थे नंबर। आगे आई फंक्शन नेम के बाद आता है पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद आ गया कर्ली ब्रेसेस जो उसकी बॉडी होगी फंक्शन की, पैरेंथेसिस, और फिर आएगी बॉडी, फंक्शन बॉडी। इस फंक्शन बॉडी के अंदर एक और कीवर्ड आता है रिटर्न का। जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो वो कोई ना कोई वैल्यू या तो रिटर्न कर रहा होता है या कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होता। दो सिनेरियोज होते हैं, या वैल्यू रिटर्न कर रहा है या कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो फर्स्ट कर लें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न कीवर्ड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने इसके कोई भी वैल्यू हम देंगे तो वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। फर्स्ट कॉल मैंने सम यहाँ पे नंबर बना लिया है, नंबर 1 और नंबर 2। अब ये रिटर्न में क्या करेगा, नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब ये हो गया फंक्शन, ये मैंने डिफाइन कर दिया एक फंक्शन। फंक्शन क्या है, सम ऑफ नम। उसके अंदर मैंने दो वेरिएबल्स रख दिए हैं, नंबर 1 नंबर 2। और रिटर्न में क्या कर रहा हूँ, रिटर्न मुझे वो टोटल का सम करके वापस मुझे वैल्यू देगा कि ये इसकी ये टोटल वैल्यू बन गई है सम करके। अगर मैं इसको सेव करूँगा ना तो ये ऐसे कैसे रहेगा, और अगर मैं इधर आके कंसोल में इसको प्रिंट कराता हूँ तो ये कुछ प्रिंट नहीं कराने वाला। क्यों? जब फंक्शन वब तक नहीं चलता जब तक उसको कॉल ना किया जाए। आप फंक्शन किस तरह भी ले सकते हैं। फर्स्ट को आपने किसी वर्कर को कोई काम असाइन किया, आपने किसी वर्कर को असाइन कर दिया काम, वो कैलकुलेशंस करता रहेगा। जब तक आप उसको कॉल नहीं करोगे कि मुझे इसकी वैल्यू रिटर्न करके बताओ कि क्या रिज़ल्ट निकला है, तब तक वो आपको नहीं बताने वाला कि उसकी क्या वैल्यू रिज़ल्ट निकली है या क्या चीज़ वो रिटर्न कर रहा है। तो फंक्शन की कोई भी जो भी हमने ऑपरेशन कराया है वो जानने के लिए कि वो क्या हमें रिटर्न क्या कर रहा है, तो हमें उसको कॉल करना पड़ता है। ठीक है, इसके अंदर कॉलिंग फंक्शन वो जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं बताएगा कि भाई कैलकुलेशंस करके ये क्या चीज़ हमें रिटर्न कर रहा है। और कॉल करने का सिंपल तरीक़ाकार ये है कि आप जो है वो यहाँ पे लिखें सम ऑफ जो भी फंक्शन का नाम है, जो भी फंक्शन का नाम अपने ऊपर लिखा बनाया हुआ है, और पैरेंथेसिस
दैट्स इट। ये फंक्शन को कॉल कर लेगा और जब हम इधर आएंगे तो कॉल करके जो रिटर्न वैल्यू है उसको हमें प्रिंट करके दे देगा 8। 5 + 3 8। तो फंक्शन किस तरह क्या चीज़ है? फंक्शन हमारा एक तरह का वर्कर है, उसको हमने कोई काम साइन किया, हमें कुछ रिटर्न करके दे देगा। जैसे हमने सम एक बनाया, एक फंक्शन, एक मेथड, इसे मेथड भी बोलते हैं, इसे फंक्शन भी बोलते हैं। अब ये जो फंक्शन बनाया है ये हमारा कि कोड को रीयूज़ करने देगा। कोड को रीयूज़ का मतलब फ़र्ज़ करें हमें किसी और जगह जाके कहीं भी जाके हमने सम का ऑपरेशन करवाना है किसी भी 2 नंबर का, तो ये हमारे लिए काम आसान कर देगा। हमें सिंपल ये फंक्शन को जाके वहाँ पे लिखना होगा और हमारा सम ऑपरेशन वर्क कर जाएगा। दूसरा, इसको जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे तब तक ये हमें कुछ रिटर्न नहीं करने वाला। कोई वैल्यू हमें नहीं बताएगा कि क्या चीज़ है, क्या ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म हो रहा है, कुछ भी नहीं बताने वाला है। तो उसका कॉल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जबकि मैंने बात की रीयूजेबिलिटी की, तो क्या हमें ये पूरा का पूरा जो फंक्शन यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया है ऊपर, कि ये पूरा का पूरा जब भी हमें चाहिए होगा किसी और जगह पे, क्या हमें पूरा का पूरा उसको उठाना पड़ेगा? नहीं, हमें सिंपल जो कॉल करना ना उसको सिर्फ यूज़ करना होगा और वो हमारा फंक्शन को कॉल कर लेगा और उधर ही हमारी वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब सपोज करें किसी और जगह पे, इसी फाइल के अंदर किसी और जगह पे, यहाँ पे तो मैंने वैल्यूज़ एक फ़िक्स रखी हुई है ना, 5 और 3, नंबर 1 नंबर 2, लेकिन किसी और जगह जाके हमारे पास किसी और कैलकुलेशंस के बाद हमें 2 वैल्यूज़ अलग से मिल रही हो। फर्स्ट कर लें हमें 8 मिल रहा हो और 2 मिल रहा हो और वो हमें सम करवाना हो। यहाँ पे तो हमें 5 और 3 है, लेकिन किसी और जगह जाके जब हम बात कर रहे हैं रीयूजेबिलिटी की, कि इसको हम किसी और जगह भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट राइटिंग अगेन अगेन। इसको हमने सिर्फ एक ही बार लिख दिया, लेकिन रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट वो पूरा होगा जब इसके अंदर एक और कंसेप्ट है पैरेंथेसिस और आर्गुमेंट्स का, वो हम देखते हैं वो क्या चीज़ है जो इसकी रीयूजेबिलिटी को जो अलाउ करेगा कि हम इसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। वो कैसे है? फर्स्ट करने किसी और जगह सेम ही था, लेकिन हम चाहते थे कि 8 और 2 वैल्यू उसका सम निकला है, जबकि यहाँ पे हमने इसको एक वैल्यू पहले से डिफाइन की हुई है। ये वाली ना है, जो वैल्यू हम उसको दें, कहीं भी जाके कोई भी वैल्यू हम इसके अंदर पास कर दें और ये हमें रिटर्न में सम दे दे, दैट्स इट। तो हम क्या करते हैं, जावा फंक्शन जो होता है वो पैरेंथेसिस अपने अंदर लेता है, आर्गुमेंट्स हम पास करते हैं। आर्गुमेंट्स से क्या मतलब? आर्गुमेंट से मतलब कि हम उसकी वैल्यू अंदर पास कर सकते, कोई भी। फर्स्ट कर लो, जैसे मैंने बताया कि मैं चाह रहा हूँ कि 8 या 2 मैं एंटर करूँ, उसको दूँ मैं, तो वो उसका सम मुझे देते हैं। फर्स्ट करो, मैं यहाँ पे लिखूँगा 8 और 2। ये जो मैंने कॉल करते हुए फंक्शन के अंदर वैल्यू पास की है ना, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट्स। ये होते हैं आर्गुमेंट्स। अब जो कि मैंने यहाँ पे पास तो किए हैं इसको, तो यहाँ पे मुझे इसको डिफ़ाइन भी करना पड़ेगा। जहाँ पे हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया है वहाँ पे हमें उसको बताना पड़ेगा कि 2 तरह की वैल्यू आएंगी हमारे पास, उस वैल्यूज़ के ऊपर हमने एक्शन परफॉर्म करना है, कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे हमें वो डिफ़ाइन करनी होगी। वो डिफ़ाइन हम किस तरह कर सकते हैं? हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, फर्स्ट करने कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि num1 num2, और यहाँ पे जो मैंने num1 num2 लिखा है इससे कहते हैं पैरामीटर्स। जहाँ पे फंक्शन पूरा डिफाइन किया हो, फंक्शन पूरा डिक्लेयर किया हो, वहाँ पे अगर हम अंदर कोई एक्स्ट्रा वैल्यूज पास कर रहे हैं ना, वो हमारा होता है पैरामीटर्स। जहाँ पे हम कॉल कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम वैल्यू दे रहे होते हैं, एक्चुअल वैल्यू जो उसकी जगह जाकर रिप्लेस करेंगे, जिसकी बेस के ऊपर एक्शन होगा, वो होती है आर्गुमेंट्स। ये आर्गुमेंट्स हैं और ये पैरामीटर्स हैं। अब जब भी ये फंक्शन चलेगा तो ये लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि जो 8 है ना वो आ जाएगा num1 की जगह। आप ये जो num1 num2 है ना, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं लोकल वेरिएबल्स। ये फंक्शन के एक तरह के वेरिएबल्स ही हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे 8 दिया, 8 चला जाएगा num1 के अंदर, 2 चला जाएगा num2 के अंदर, और num1 num2 क्या बना देगा, 8 + 2 10 बना देगा।
इसको हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमारे पास आएगा 10। अब इसको मैं किसी और जगह भी यूज़ करना चाहूँ तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12, जहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12। अब मैं इसको चाहूँ जितनी मर्जी बार यूज़ कर लूँ, देखिए करेगा 2 वैल्यूज़ लेगा, रिटर्न में मुझे वो 2 वैल्यूज़ कैलकुलेट करके सम करके दे देगा। तो ये मुझे उसने सारी वैल्यूज़ सम करके दे दी, यानी कि ये फंक्शन मुझे एक ही बार लिखना पड़ा और उसको मैंने बार बार रीयूज़ कर लिया जहाँ भी मैंने चाहा। सबसे पहले फंक्शंस का सबसे पहला बेनिफिट भी यही है कि हमें ये रीयूज़ करने देता है, इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी देता है। अब ये हो गया फंक्शन, हम फंक्शन को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं और इस तरह हम उसको कॉल कर सकते हैं। और हमने देखा इस तरह ये आर्गुमेंट्स लेता है और पैरामीटर्स क्या होता है ये भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं क्या, फर्ज कर लें अगर मैं यहाँ पे एक और जो है वो आर्गुमेंट पास कर देता हूँ, वहाँ पे ऊपर मैंने डिफाइन किया हुआ है कि 2 पैरामीटर्स लेगा, num1 और num2, यानी कि मैं 2 इधर आर्गुमेंट्स पास करूँगा तो वो 2 आर्गुमेंट्स उन पैरामीटर्स की जगह वैल्यूज़ के अंदर पास आउट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 3rd आर्गुमेंट पास कर देता हूँ तो क्या होना चाहिए, यूजुअली जब हम इस तरह करते हैं, जब हम पैरामीटर्स में 2 ले रहे हैं और आर्गुमेंट्स हमने 3, 4, 5 पास कर दिए हैं, तो वो क्या करेगा कि वो जितने पैरामीटर्स हैं ना उतनी ही वैल्यू वो लेगा। जो आगे वाली वैल्यूज़ होंगी उसको वो इग्नोर कर देगा, यानी कि num1 है ना, लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूट होता है, लेफ़्ट टू राइट वो वैल्यूज़ उठाता है, तो num1 8, num2 की जगह जाएगा 2 और 3 इग्नोर हो जाएगा, वापस आएंगे हमारे पास 10 मिलेगा, हमें 13 ही मिलेगा, अनलेस जब तक हम यहाँ पे इसका पैरामीटर नेक्स्ट वाला डिफाइन नहीं कर लेते तब तक ये ऐसे ही रहने वाला है। अब सपोज कर लें अगर मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिफाइन नहीं करता कोई चीज़ और यहाँ पे ये ऐसे num3 वैसे की वैसी पड़ी रहती है, यहाँ पे एरर आएगा, रेफरेंस एरर। जिस तरह के फर्स्ट के लिए हम वेरिएबल डिफाइन नहीं करते, डिक्लेयर नहीं करते और हम उसको कहीं भी यूज़ कर रहे तो वो बताता है रेफरेंस एरर कि ये तो मेरे पास डिफाइन ही नहीं है। इसी तरह अगर हमने कोई भी पैरामीटर पर डिफाइन ना किया और नीचे हम कोई यूज़ कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हो तो वो यहाँ पे एरर दे सकता है, रेफरेंस एरर कि num3 तो डिफाइन ही नहीं है मेरे पास, जब तक जहाँ पे हम उसको बताएंगे नहीं कि num3 ये है। सो अब ये वर्क करेगा। अब इसी तरह अब आप नेक्स्ट मॉडल बनता है कि चलो ये तो 3 हो गए, लेकिन फर्स्ट क्लास में बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स जा रहे हो, 5, 6, 10 तक आर्गूमेंट्स जा रहे हो, तब हम क्या करेंगे। तब इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है, रेस्ट ऑपरेटर का कंसेप्ट आता है इसके अंदर, जो हम देखते हैं वो क्या काम करता है। फर्स्ट कर लो यहाँ पे हमारे पास 4, 5, 6 ये भी आ रहे थे, ठीक है। अब फर्स्ट कर लें कि num2 के बाद तो फर्स्ट कर लें इसके अंदर आर्गूमेंट्स बढ़ते जाते हैं, तब हम क्या करेंगे, तब हम इसमें ऐसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं 3 डॉट्स, ये आर्गुमेंट्स, ये कोई स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं है कि हमें ऐसे आर्गुमेंट्स इस तरह ARGS लिखने हैं, लेकिन स्पेसिफिक ये है 3 डॉट्स। ये 3 डॉट्स ये सबसे पहले ये है रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर क्या करेगा, ये एक अरे बना लेगा। अब आगे जाके हम वीडियो में देखेंगे रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है। ये एक्चुअली काम ये करेगा कि हमें एक्स्ट्रा पैरामीटर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये लेफ़्ट टू राइट इसको रीड करेगा ना, num1 की जगह आ जाएगा 8, num2 की जगह आ जाएगा 2। जैसे ही वो इस पे ऊपर आएगा ना और आगे देखेगा कि उसके पास 3 से लेके 6 तक जितने भी आर्गूमेंट्स डिफाइन है वो इस आर्क्स के अंदर ना सारी वैल्यूज़ ऐसे अरे ले लेगा। ऐसे अरे कैसे लेगा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सपोज कर ले मैं इसको कुछ सोल्व करता हूँ।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर्ग्यूमेंट्स, और ये मैं कराऊँगा, ये देखिए ऐसा उसने क्या किया, वो जो एक्स्ट्रा वैल्यू सारी हमने पास की हुई थी आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, जिसके हमने पैरामीटर्स डिफाइन नहीं किए थे, लेकिन हमने उसको ऐसा रेस्ट ऑपरेटर वहाँ पे डिफाइन किया। रेस्ट ऑपरेटर कैसे होगा, 3 डॉट्स, आगे कोई भी आपने नाम देने हैं दे सकते हैं आप। इसको ने आर्गूमेंट्स दिया था, आप इसको चाहे वैल्यूज दे दें, लेकिन आर्गूमेंट्स देने से ज़्यादा ये स्पेसिफाई हो जाएगा। तो इसने ऐसा रे के तौर पर सारी वैल्यूज़ उठा ली, यानी कि ये 3 टू लेके लास्ट तक जो भी आपके पास होगी वो सारी ऐसा रे उठा लेगा। अब ये होता है, फर्स्ट कर लें अगर आपके पास बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स हैं तो आप इस तरह उसको पास आउट कर सकते हैं, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे, ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ आर्ग्स। ये देखें, तो उसने क्या किया, उसने सारे आर्ग्यूमेंट्स को ऐसा एरे ले लिया। अब ये होता है रेस्ट ऑपरेटर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे जाके कि एक रेस्ट ऑपरेटर होता है और सेपरेट ऑपरेटर होता है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और ये बहुत ज़्यादा हमारा काम आसान कर देते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट इस रेस्ट ऑपरेटर से पहले मैं एक और चीज़ बता दूं, रेस्ट ऑपरेटर से पहले एक और चीज़ होती थी इसके अंदर, आर्ग्यूमेंट्स। ये तो रेस्ट ऑपरेटर्स क्या है, 3 डॉट्स लगाए, आगे मैंने आर्ग्स ऐसे पास किया, लेकिन इससे पहले भी एक चीज़ होती थी, आर्ग्यूमेंट्स। ये भी अरे लाइक ऑब्जेक्ट होता था। ये क्या काम करता था, जो भी हमने आर्ग्यूमेंट्स दिए होते थे ना, मैं इधर कंसोल पर रखता हूँ इसको, देखिए आर्ग्यूमेंट्स भी क्या कर रहा है, जैसे पूरी अरे के तौर पे ही होता है वैसे ये आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये वैल्यू ऐसा रख रहा होता है जैसे अरे के अंदर वैल्यूज रखी होती हैं इसके अंदर अरे के तौर पर इसने, यानी कि जो 8 से लेके मैंने 6 तक दी है ना, वो सारी उसने अरे के तौर पर रखी हुई है यहाँ पे। ये रेस्ट ऑपरेटर से पहले जब हमने चेक करने थे तो कितने आर्गूमेंट्स होते हैं, चेक करने के कितने आर्गूमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, या उसकी लेंथ चेक करना चाह रहे हैं कि कितनी लेंथ है उस आर्गूमेंट्स की, यानी कि अगर मैं यहाँ पे उसकी लिखता हूँ मैं प्रॉपर्टी लेंथ, तो ये मुझे बता देगा 6 है, 6, ठीक है। वैसे करेंगे तो ये ऐसा रे, ठीक है, रे ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ये। अब ये आर्गूमेंट्स की नहीं यूज़ कर सकते, क्वेश्चन ये बनता है कि हमने रेस्ट ऑपरेटर की ये आर्गूमेंट्स भी हमारे पास अगर पहले से मौजूद है तो ये यूज़ कर लें हम। और हम अगर आर्गूमेंट्स इंडेक्स 0 पास करेंगे तो हमें पहली वैल्यू, पहला आर्गूमेंट हमें 8 उठा दे देगा, 1 पास करेंगे 2 दे देगा, अगर 3 दे देगा, 4 5 6 तरह हम करके लूप भी लगा सकते हैं, इसके अंदर सारी वैल्यूज ले सकते हैं और वो सारी वैल्यू हम इकट्ठी रिटर्न भी करा सकते हैं, सम भी करवा सकते हैं, सारी ऑपरेशंस भी करवा सकते हैं। अब आर्ग्यूमेंट्स और रेस्ट में मैं आपको खासकर फंक्शन कहता है, मैं आपको एक डिफरेंस बताया तो जो पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन में। आर्ग्यूमेंट्स एक ऐसे एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होता है, ये हमें ऐसा रिटर्न में हमें अरे के तौर पे ही वैल्यू देगा, ऑब्जेक्ट ऑफ अरे आप इसको कह लें, इसको ये ऐसे होता है, लेकिन इसमें अब चीज़ ये है कि ये एक्चुअल अरे नहीं होती, ये एक्चुअल अरे नहीं होती, यानी कि अगर हमने बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स नीचे कॉल करते हुए फंक्शन को यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स दे दिए हैं और हम चाह रहे हैं कि ऊपर हमें यहाँ पे कुछ भी ना करना पड़े, आर्गूमेंट्स बस यहाँ पे लिखें हम, और वो सारे हमें अरे जो उसने अरे बनानी है, अरे लाइक ऑब्जेक्ट बनाने हैं, वो सारे वहाँ पे आ जाएं, तो वहाँ पे आ तो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट को लेकर हमने इसके ऊपर लूप चलाना हो, जो अरे के मेथड्स हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, फिल्टर, फाइंड, वो सारे इसके ऊपर नहीं वर्क करने वाले, ये ओरिजिनल अरे नहीं होती, खासकर जब हम आर्गूमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, आर्गूमेंट्स कीवर्ड को यूज़ करते हुए, तो ये प्रॉपर अरे नहीं होती। हाँ, अगर हम रेस्ट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए आर्गूमेंट्स सारे कलेक्ट कर लेते हैं, सारे वो उसको पकड़ लेता है, तो वो एक अरे बनाता है, एक प्रॉपर अरे बनाता है, और उसके ऊपर हम क्या कहते हैं, सारे ऑपरेशन, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखी देखें, मैंने डॉट लगाया, जितनी भी अरे के मेथड्स है ना वो रेस्ट वाले के ऊपर यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि वो एक अरे बनाता है ओरिजिनल।
आर्गूमेंट्स के ऊपर हम ये नहीं कर सकते। आर्गूमेंट्स के ऊपर लेंथ की प्रॉपर्टी चलती है, और ये दूसरी प्रॉपर्टी आ रही है कॉली के नाम से, लेकिन उसके अलावा कोई मेथड दूसरा है ना रे का, वो इसके ऊपर कभी काम नहीं करने वाला। तो बेहतर ये है कि आप आर्गूमेंट्स को ना ही यूज़ करें, आर्गूमेंट्स कीवर्ड को आप रेस्ट ऑपरेटर यूज़ कर लें। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स आपके पास के और आप एट अ टाइम चाहना है कि मैं इकट्ठे ही हूँ उसको वैल्यू के अपने इकट्ठे ही उठा लूँगा, उसको फंक्शंस जो हैं इकट्ठे ही वैल्यूज़ ले ले, पैरामीटर्स जो है मैं हर बार हर आर्गूमेंट का पैरामीटर डिफाइन ना करना पड़े, मैं बस रेस्ट ऑपरेटर पास करूँ, वो सारी रे के तौर पे सारी वैल्यूज़ ले लेगा, उसके बाद चाहे मैं जो भी ऑपरेशन करके उसको जैसे भी यूटिलाइज़ करना चाहूँ कर सकता हूँ। अब ये चीज़ है फंक्शन के अंदर। अब फंक्शन के अंदर देख लिया कि फंक्शन डिफाइन कैसे होता है, कॉल क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, ये रेस्ट ऑपरेटर कहाँ पे काम आएगा हमारा जब बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स होंगे। एक आर्गूमेंट्स कीवर्ड भी देख लिया जो पहले यूज़ होता था। अब ये तो है फंक्शन कि ये एक ही तरीका है फंक्शन डिफाइन करने का। फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन को डिफाइन करने के बहुत से तरीके हैं। जो हमने अभी ऊपर किया है ना, इसको आप कह लें फंक्शन डिक्लेरेशन कह लें, फंक्शन स्टेटमेंट कह लें। फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन स्टेटमेंट, यानी कि इसको आप ऐसे कर लें कि ये है हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन जो हमने ऊपर डिफाइन किया था, जो कि नॉर्मल तरीका है फंक्शन को लिखने का। फंक्शन कीवर्ड आगे फंक्शन का नाम। अब फंक्शन एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, ये भी एक तरीका है फंक्शन को डिफाइन करने का, लिखने का तरीका। अब फंक्शन एक्सप्रेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन में फ़र्क मेनली ये है, फंक्शन डिक्लेरेशन में हमने ये फंक्शन है, इसको फंक्शन कीवर्ड और आगे फंक्शन का नाम दिया हुआ है। फंक्शन एक्सप्रेशन में कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, मोस्टली फंक्शंस इस तरह ही होंगे जिसका जो ऐसा वैल्यू हम पास कर सकते हैं। ऐसे वैल्यू पास करने से क्या मुराद है, यानी कि फंक्शन पास्ड एज वैल्यूज, इससे क्या मुराद होगा, इसका मुराद ये है कि हम फंक्शन को वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करा सकते हैं। वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कराने से मुराद क्या होगा, फर्स्ट कर ले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड, और यहाँ मैं सिंपल लिख देता हूँ फंक्शन, यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए प्लस बी। अब मैं ऊपर एक फंक्शन जो यहाँ पर लाता हूँ फंक्शन डिक्लेरेशन का, इसके हम कंपेरिजन देखते हैं। ये देखें ऐड ए बी रिटर्न। अब ये इस कोड और इस कोड पे ज़रा डिफरेंस चेक कीजिए। ये फंक्शन ऊपर जो फंक्शन हमने बनाया है, डिक्लेयर किया है, वो फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम, और ये है उसके अंदर पैरामीटर्स, और वो रिटर्न कर रहा है कुछ। जो नीचे फंक्शन एक्सप्रेशन है जो ऐसा पास हुआ हुआ वैल्यू के अंदर, वो है फंक्शन कीवर्ड, पैरामीटर्स, उसकी बॉडी, उसका रिटर्न, और ये सारा जा रहा है ऐड के अंदर, यानी कि फंक्शन को हम ऐसा वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। तो ये होता है फंक्शन एक्सप्रेशन। सिंपल इसकी डेफिनेशन आप इस तरह कर लें कि जो भी हम फंक्शन ऐसा वेरिएबल के तौर पर पास कर रहे होते हैं, उसकी वैल्यू फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा हम वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करा देंगे। ये हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन होता है। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे फंक्शन का कोई नाम नहीं डिफाइन हुआ। इस केस में हम फंक्शन का कोई नाम डिफाइन नहीं करते, जिसकी वैल्यू जो भी रिटर्न होगी वो इसके अंदर चली जाएगी। और अगर हम इसको कॉल करना चाहें तो हम इसको ऐसे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको फंक्शन ऐड 1 कर देता हूँ। अब जो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे ऐड लिखता हूँ तो मुझे क्या बताने वाला है, ये बताने वाला है, देखें मैंने ऐड को कंसोल कराया तो उसने मुझे पूरा फंक्शन ही रिटर्न कर दिया, जिसने बता दिया कि ये फंक्शन है। लेकिन कॉल अब तक नहीं होगा जब तक हम साथ में पैरेंथेसिस न दे दें। अब ये कॉल होगा और आर्गुमेंट जाएंगे इसके अंदर। अब ये मुझे देगा रिटर्न करके 7 वैल्यू, 4 + 3 7। अब ये था फंक्शन एक्सप्रेशन।
अब इसका एक मेन एक और चीज़ आती है फंक्शन एक्सप्रेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर होस्टिंग का इफेक्ट होता है इसके अंदर, यानी कि होस्टिंग का भी कंसेप्ट आगे वीडियोस हम देखेंगे जाके, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि फ़र्ज़ कर लीजिए जो मैंने कॉल किया ना फंक्शन यहाँ पे, ये कॉलिंग अगर मैं टॉप ऑफ द फाइल यानी कि यहाँ से मैं उठा के यहाँ कर देता हूँ ना, और फंक्शन डिफाइंड फंक्शन डिक्लेरेशन मैंने नीचे की होती है, ये काम कर जाएगा, ये काम कर जाएगा। यानी कि ऊपर आपने इसको कॉल किया हुआ है, नीचे आपने किसी और जगह जाके डिफाइन किया हुआ है, तो वो काम कर जाएगा। लेकिन जहाँ पे एक्सप्रेशन की बात है वो ऐसे काम नहीं करता। अगर मैं उसको फंक्शन एक्सप्रेशन वाले के जो ऐड है, ये जो कॉलिंग है, ये अगर मैं इसे इसके डिफाइन करने से पहले ऊपर कॉल कर रहा हूँ ना, ये एरर मुझे थ्रो कर देगा। अब ये ऐसा बिहेव क्यों करता है, ये एक नेक्स्ट वीडियो में होस्टिंग का कंसेप्ट है, उसके अंदर हम देखेंगे जाके, और जब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की वीडियो हम बनाएंगे तब हम देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा होता है और ये एरर क्यों थ्रो करेगा। ठीक है, अब ये होता है हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशन, और वो हमारे पास ऊपर फंक्शन डिक्लेरेशन। ये मेनली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। तो आप बता सकते हैं कि फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है। हम एक फंक्शन जो होता है एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, जिसका कोई नाम नहीं होता फंक्शन, हमने वो बनाया, हमने उसको ऐसे वेरिएबल के अंदर उसको पास कर दिया, उसके जो भी रिटर्न वैल्यू होगी वो वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। पास इज अ वैल्यू आप कह लें इसको। नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शन, एक और तरीके से हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, एरर फंक्शन। एरर फंक्शन भी हमारी तरह एक तरह फंक्शन एक्सप्रेशन ही होता है। ये भी हमने ऐसा एक वेरिएबल के अंदर ही वैल्यू साइन होती है, लेकिन ये क्या करता है, ये हमारा फंक्शन को डिफाइन करने का एक शॉर्ट कर देता है तरीक़ाकार। जो फंक्शन लिखने का तरीका है ना वो शॉर्ट कर देगा। कैसे, जैसे कि यहाँ पे ये ऐड है, जैसे कि यहाँ पे ऐड 1 था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट ऐड 2। अब ठीक है, देखा जाए आगे तो आता है, अगर मैं फंक्शन एक्सप्रेशन देखूँ तो आगे आता है फंक्शन का कीवर्ड, आगे आएगा मेरे पास पैरेंथेसिस के अंदर अगर कोई पैरामीटर है या नहीं भी है तो। लेकिन एरर फंक्शन के मैं अंदर क्या करूँगा, मैं फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखूँगा, मैं सिंपल पैरेंथेसिस दे दूँगा, और आगे मुझे देना है इक्वल और ग्रेटर देन का साइन। ये हो गया हमारा एडो। आगे फर्स्ट कर लो, जैसे कि ये था हमारे पास सिंगल लाइन रिटर्न कर रहा है, सिंगल लाइन। याद हो अगर मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि जब हम एल्स वाला पार्ट कर रहे थे कि सिंगल लाइन भी हम प्रिंट करा सकते हैं। अगर हमने मल्टीपल्स ऑपरेशन करना तो फिर हम कोड ब्लॉक आगे पैरेंथेसिस जो कर्ली ब्रेसेस थे वो दे देते हैं। तो फर्स्ट कर लो कि यही लाइन हमें लिखनी थी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी रिटर्न ए बी, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ रिटर्न, हाँ यस। सो शॉर्ट फॉर्म इसने कितना शॉर्ट कर दिया। और ये अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको सोल्व कराता हूँ। ऐड 2 5 + 2, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास यहाँ 5 + 12, मुझे रिटर्न कर देगा वैल्यू 17। ये देखें ये बिल्कुल शॉर्ट हो गया। क्या किया इसने, अब मैं आपको दोबारा इसको पहले सारा ब्रेक डाउन करता हूँ इस फंक्शन को। सबसे पहले हमने A2 लिया, उसके अंदर अगर आप फंक्शन एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो हमारे पास आ रहा होता था फंक्शन कीवर्ड आ रहा था, या फंक्शन डिक्लेरेशन के में क्या होता था पहले फंक्शन। यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ, तीनों को ब्रेक डाउन करता हूँ। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा था, फंक्शन कीवर्ड पहले, फंक्शन का नाम बाद में, पैरेंथेसिस, फिर आगे बॉडीज, सारा कुछ ऐसे चल रहा था। इसके अंदर क्या था, वेरिएबल के अंदर वैल्यू पास करने हैं, ऐसा फंक्शन हम पूरा का पूरा फंक्शन कीवर्ड है, ठीक है।
उसके बाद हम उसकी सारी बॉडी, उससे पहले उसका पैरेंथेसिस आ गया। और इस केस में क्या है, वेरिएबल ही है, लेकिन क्या आगे आ गया, आगे हमारे पास फंक्शन कीवर्ड तो है ही नहीं इसके अंदर, यानी कि उसने शॉर्ट कर दिया। फंक्शन कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप सिंपल लिख दें पैरेंथेसिस, यानी कि आप सिंपल यहाँ पे ऐड कर दें पैरेंथेसिस। अगर आर्गुमेंट्स हैं, अगर फर्ज करें हमारे पास सिंगल आर्गुमेंट है ना, तो आई थिंक हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए और ए, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग, और ये ऐसे भी काम कर दीजिएगा, सिंगल लाइन। अगर आर्गुमेंट एक है ना, सॉरी पैरामीटर एक है ना, ये पैरामीटर एक है, तो हमें पैरेंथेसिस, एरो फंक्शन के पैरेंथेसिस देने की भी ज़रूरत नहीं है, ये जो राउंड ब्रेसेस है ये देने की ज़रूरत नहीं है। अगर दो है ना तो बेटर है फिर आप, और अगर कोई भी नहीं है ना तो बेटर है पैरेंथेसिस दे दें। अब ऐसे है, अब पैरेंथेसिस आ गई, इसने कर्ली ब्रेसेस भी रह गई, इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर सिंगल लाइन ऑफ कोड है, यानी कि सिंगल लाइन हमने स्टेटमेंट जो है ना प्रिंट करानी है, तो हमें कर्ली ब्रेसेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। और फिर क्या है हमारे पास, एरो बनाने के लिए तरीकेकार ये क्या है, इक्वल और ग्रेटर देन का साइड लगाएंगे, उसके अंदर कोई भी एक सिंगल स्टेटमेंट है वो लिख दिया हमने कंसोल, और वो उसने प्रिंट करा देगा, और ये हमारा फंक्शन, एरो फंक्शन डिफाइन हो गया। सिंपल इज़ दैट। और इसको हम ऐसे ही जैसे एक्सप्रेशन के तौर पे हमने किया, जिस वेरिएबल के अंदर हमने उसको पास किया है वो उसको हम कॉल करेंगे, उसके अंदर पास कर देंगे अपने आर्गुमेंट्स और वो कॉल हो जाएगा। अब सपोज अगर हमारे पास मल्टीपल ऑपरेशन कराने होते तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ती हमें, और यहाँ पे रिटर्न दे देते ए प्लस बी। तो ये देखें, ये तीन तरीके हमने देख लिए, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन, और हमने एरो फंक्शन भी देख लिया। एरो फंक्शन हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, या तो सिंगल लाइन ऑफ हमारा कोड ही हमारे पास सिंगल शॉर्ट फॉर्म कर देता है हमारा ये, एक तो ये, इसके बहुत से एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो हम आगे जाके वीडियो के अंदर देखेंगे कहाँ जाके ये फंक्शन डिक्लेरेशन कितना हमारे पास बेहतर है। और एरो फंक्शन के अंदर जैसे कि दिस कीवर्ड हम एरो फंक्शन के अंदर नहीं यूज़ कर सकते, फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर दिस हम कीवर्ड की पावर को यूज़ कर सकते हैं, तो भी हम आगे जाके वीडियोस में देखेंगे। अब ये तरीक़ेकार था इसका। अब मोस्टली आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने जितने भी फंक्शन बनाए हैं उसके अंदर नोटिस करें कि मैंने ये ए भी यहाँ पे पास किया, ए भी यहाँ पे पास किया। अब मैंने बताया था कि इसके लोकल वेरिएबल्स होते हैं ये। अब अगर मैं बाहर ग्लोबल लेवल पे इधर console.log ए या बी लिखूंगा ना, तो ये उसकी वैल्यू जो है ना, जो भी है, फर्स्ट के लिए ऐड वन था, ऐड वन को मैंने इधर कॉल किया, ऐड वन के अंदर मैंने 3 और 4 पास कर दिया। 3 जो है ए की जगह जा रहा है, 4 जो है बी की जगह जा रहा है। और अगर मैं बाहर ही console.log लगाऊंगा ना फंक्शन के बाहर ए, तो एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि ये उसके लोकल वेरिएबल्स हैं और ये इधर काम कर रहा है लोकल स्कोप। अब ये स्कोप के कंसेप्ट है, ये भी हम इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, एक और हमारे पास फंक्शन डिफाइन करने के तरीक़ेकार है, जिसे हम कहते हैं IFE, जहाँ इसको ऐसे कर ले, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। अब ये क्या चीज़ है, ये भी फंक्शन ही लिखने का तरीका, लेकिन इसमें कुछ ऐसे होता है। आपने बनाए 2 पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट्स डाली है आपने, ठीक है। आपने सिंपल लिखा इसके अंदर, पहले वाले के अंदर फंक्शन की बॉडी डिफाइन की, और यहाँ पे हम लिख दिया console.log रनिंग।
अब मैं यहाँ पे इसको पहले रन करता हूँ और ये देखें यहाँ पे आ रहा है रनिंग। अब ये कौन सा फंक्शन आ गया, जो कौन से तरीके का आ रहा है लिखने का, ये जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको बताया आपको IEFE कहते हैं, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। यानी कि अगर आप चाह रहे कोई ऐसा फंक्शन जो इमीडिएटली रन कर जाए, कॉल ऑटो कॉल भी हो जाए, हमें उसको ज़्यादा नीचे जाके कहीं कॉल ना करने पड़े, साथ ही वो कॉल हो जाए, फंक्शन डिफाइन हुआ साथ ही कॉल हो जाए, तो ये होता है हमारा IIFE, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन यानी कि हम इसको तो वेरिएबल के अंदर पास नहीं कर रहे, लेकिन इस एनोनिमस फंक्शन ही है, फंक्शन का कोई नाम नहीं है। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, जिस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता। तो क्या किया हमने, दो पैरेंथेसिस ली, दो कर्ली ब्रैकेट्स ली, पहले वाले के अंदर फंक्शन कीवर्ड लिखा, पैरेंथेसिस आगे पास की, आगे हमने उसकी बॉडी डिफाइन की, बॉडी के अंदर हमने स्टेटमेंट पास कर दी। और ये यहाँ पे ये जो सेकंड मैंने कर्ली ब्रैकेट्स पास की है ना, ये उसी फंक्शन को कॉल कर लेगा इमीडिएटली। और फर्ज कर लें अब यहाँ पे मैंने अब अच्छा ये इस फंक्शन को डिफाइन करने का, ये इस फंक्शन का हमें क्या फ़ायदा है, इस फंक्शन को यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सबसे पहले इसका फ़ायदा ये है कि अगर हमने जो ग्लोबल वेरिएबल्स है ना, फ़र्ज़ के लिए अगर हम फर्स्ट वीडियो जब मेरे वेरिएबल्स मैंने बनाए थे वहाँ पे मैंने फंक्शंस का भी एक वहाँ पे मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था। जब फर्स्ट टाइम मैंने एपिसोड नंबर 2 में जाएंगे वेरिएबल्स के अंदर, उसके अंदर देखेंगे कि मैंने बताया था ग्लोबल वेरिएबल्स क्यों हम डिफाइन नहीं करेंगे। मोस्टली वो क्या काम करते हैं कि अगर डिफरेंट फंक्शंस हैं और डिफरेंट फंक्शंस ग्लोबल वेरिएबल किसी को भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को अफेक्ट करेगा। तो इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन क्या करता है, जिस तरह मैंने बताया कि फंक्शंस जो होते हैं अगर उसके अंदर हम पैरामीटर के अंदर कोई वैल्यू पास की तो वो लोकल वेरिएबल बना लेंगे और हम उसे बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह इमीडिएटली का मेन फ़ायदा जो है ना, वो क्या करता है, ग्लोबल जो पोल्यूशन है, ग्लोबल पोल्यूशन वेरिएबल से यहाँ बढ़ा दिया होगा कि ग्लोबल लेवल पे हमारा कोई जो वेरिएबल उसको अफेक्ट नहीं करता। सेकंड ये कि इसके अंदर हम लोकल बना सकते हैं इसको इमीडिएटली। अगर किसी जगह ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमें चाह रहे हैं कि फंक्शन फ़ौरन रन कर दे, हमें जब लहदा जाके कॉल ना करना पड़े, ये फ़ौरन ही रन कर जाए उसी वक्त, जैसे ही फाइल रीड हो रही है, जैसे फाइल सेव हुई है, जैसे फाइल कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है, फ़ौरन ही वर्क कर जाइए। तो ये वहाँ पे ये यूज़ होता है। अब अगर हमने इसके अंदर पैरामीटर्स पास करने हैं तो सिंपल है, यहाँ पे हम ए भी लिखेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे उसकी जगह 3 4 और ये काम कर जाएगा। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ए और बी, तो अब मैं फंक्शंस के अंदर एक लास्ट चीज़ बताऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फंक्शंस जावास्क्रिप्ट के अंदर उसको हम कहते हैं फर्स्ट क्लास सिटीजन्स। इससे क्या मुराद है, यानी कि फंक्शन, जैसे मैंने भी ऊपर आपको बताया था फंक्शन एक्सप्रेशन, कि फंक्शन हम ऐसा वैल्यू पास कर रहे हैं, वेरिएबल के अंदर जा रहा है वो। तो फंक्शन क्लास सिटीजन से मुराद यही है कि फंक्शन जो है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ऐसा वैल्यू भी पास कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन ऐसा आर्गूमेंट भी जा सकता है, ऐसा पैरामीटर भी जा सकते हैं, और फंक्शन एक फंक्शन को रिटर्न भी कर सकता है। यानी कि फंक्शन पास्ड एज वैल्यू, फंक्शन रिटर्निंग अ फंक्शन, फंक्शन एज पैरामीटर, फंक्शन एज आर्गुमेंट, फंक्शन। ठीक है, अब इसको हम एक एक बार चीज़ को देख लेते हैं। हमने पास्ट वैल्यू वेरिएबल के तौर पे तो हमने देख लिया हुआ है। अब फंक्शन रिटर्निंग अ फंक्शन ये भी हम देख लेते हैं। सपोज कर लें एक फंक्शन हमने बनाया हुआ है, पेरेंट फंक्शन f1 के नाम दे देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे मैंने सिंपल ये भी लिख सकता हूँ फंक्शन, या मैं इसको ऐसे भी पास कर सकता हूँ, जैसे एरो फंक्शन है इसको भी ऐसे भी पास कर सकता हूँ, sol.log रनिंग, ये मैं कहूँगा इसको फंक्शन
रिटर्निंग फंक्शन रिटर्निंग एज अ फंक्शन। यहाँ पे मैं लगाऊंगा कंसोल पेरेंट फंक्शन और यहाँ पे मैं इसको लगाऊंगा प्रिंट। और ये देख ओके इस तरह आई थिंक काम नहीं करने वाला ये। आई थिंक इसने ऐसे काम करना होता। लेट मी सी फंक्शन पीरियड फंक्शन रिटर्निंग फंक्शन। ओके तो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, इसको हमें इस तरह करना पड़ेगा, इसको भी हमें साइन करना पड़ेगा यहाँ पे आके। ये रिटर्न फंक्शन ही हमारा हो रहा है, इसको हमें साइन कर लेते हैं किसी और फंक्शन, यानी कि इसको हम कर लेते हैं चाइल्ड fn। यहाँ पे हम कर लेते हैं पेरेंट fn। वो फंक्शन रिटर्न होके इसके अंदर चला जाएगा और यहाँ पे हम करेंगे चाइल्ड fn। यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट करेगा हमारी फंक्शन रिटर्निंग फंक्शन। यानी कि फंक्शन हम रिटर्न एक फंक्शन के अंदर से एक फंक्शन रिटर्न करा रहे हैं। फंक्शन रिटर्निंग एज अ फंक्शन फ्रॉम अनदर फंक्शन, इस तरह कर लें। ये हो गया तरीक़ेकार। ये भी हमारे पास फर्स्ट क्लास सिटीजन होते हैं, यानी कि दूसरे डेटा टाइप्स की तरह, यानी कि हम इसको पास एज अ वैल्यू भी कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर से फंक्शन रिटर्न भी कर सकते हैं। अब फंक्शन ऐसे पैरामीटर और आर्गुमेंट भी जा सकते हैं। सपोज कर लें इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। हम ऐसे करते हैं, इसको छोड़ दो। हम यहाँ पे फर्स्ट कर लेते हैं पेरेंट फंक्शन, इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ fn, ऐसे आर्गुमेंट जा रहा है फंक्शन। सो इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं हमें आर्गुमेंट fn, ठीक है। कोई स्ट्रिंग सिंपल से रिटर्न कर रहा हूँ मैं इसके अंदर से आर्गुमेंट फंक्शन। यहाँ पे आ गया RGS fn कह लेंगे इसको हम, और यहाँ पे भी हम इसको RGS फंक्शंस को कह लेते हैं। अब यहाँ पे पेरेंट फंक्शन हम करते हैं डिफाइन इसको, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसा आर्गुमेंट, और देखते हैं ये क्या रिटर्न करता है हमारे पास। ऐसा आर्गुमेंट सिर्फ फंक्शन ही हमें रिटर्न किया कर दिया, आर्गुमेंट के तौर पे फंक्शन में हमने पास कर दिया। और यहाँ पे जाएंगे तो ये फंक्शन एक रेफरेंस ही दे रहा होगा, उसको हम यहाँ पे ऐसे करने के कॉल कर लेंगे इसी के अंदर। तो हम देखेंगे तो ये बता देगा ऐसा आर्गुमेंट आ गया, ईडीडी प्रिंट कर दिया उसने। तो यही हमारा फर्स्ट क्लास सिटीजन होता है कि हम उसको ऐसा पास कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज़ होती है कॉल बैक फंक्शन। कॉल फंक्शन को भी आगे जाके हम इन डिटेल हम देखेंगे कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। एक्चुअल क्या होता है कॉल बैक फंक्शन, क्या होता है ऐसा फंक्शन होता है जब आप खुद ही को कॉल करता है, कोई स्पेसिफिक टाइम के बाद जाके उसने अपने आप को कॉल करना होता है। जिस तरह का मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो जैसे सेट टाइम आउट है, सेट टाइम आउट भी हमारे पास एक एपीआई है। इसके अंदर क्या जाता है, इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन ही जाता है, यानी कि यहाँ पे हमने लिखा फंक्शन, हम लिख देंगे कंसोल रिटर्न आफ्टर सम टाइम या कॉल आफ्टर सम। अब इसके साथ इसके अंदर एक सेकंड पैरामीटर जाता है मिली सेकंड टाइम का, कितने सेकंड बाद ये अपने को कॉल करना चाहिए फंक्शन ऑटोमेटिकली। यहाँ पे जाएंगे उसको हम करेंगे प्रिंट, देखिए विद इन 1 सेकंड बाद इसने अपने आप को प्रिंट कर दिया, यहाँ पे कॉल कर दिया। तो ये होते हैं फंक्शन कॉल बैक फंक्शन। अब ये हमारे पास कॉल बैक फंक्शंस होते हैं जो आफ्टर सम टाइम एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अब इसके यूज़ केसेस क्या होते हैं, जब उन्हें एपीआई कॉलिंग करनी होती है या जब हम कोई
इवेंट लिसनर्स लगा रहे होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम स्कोप, उसके बाद जो हम प्रोमिसेस के कंसेप्ट्स में आएंगे तब हम कॉल बैक को इन डिटेल देखेंगे, उसके पर्पस देखेंगे कि कहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। इस वीडियो के लिए, इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमने फंक्शंस देखे, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन हमने सिंटेक्स देखा, हमने देखा कि रीयूजेबिलिटी क्या होती है, हमने देखा फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है, फंक्शन एक्सप्रेशंस क्या होता है, आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स क्या होते हैं। हमने फंक्शन एक्सप्रेशन देख लिया, हमने देख लिया कि एड ऑफ फंक्शन क्या होता है, हमने देखा इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, हमने देख लिया कि फर्स्ट क्लास सिटीजन्स क्या होते हैं, और हमने देखा कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। अभी तक के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। इसको लाइक करें, शेयर करें, और कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।